स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, विशेष तौर से कांग्रेस की टिकट्स को लेकर आज हम यहां बात करने वाले हैं, क्योंकि 2 लोकसभा सीटों को लेकर भी आज ही प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से तय किए जाएंगे और इस पर जल्दी ही नोटिफिकेशन यानी कि आज शाम तक ही जारी की जा सकती है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है, दोनों लोकसभा सीटों पर अब किसके नाम सामने आए हैं, क्योंकि अगर कांगड़ा संसदीय सीट से हम बात करें तो एक सरप्राइजिंग नाम यहां सामने आया है, जिनका नाम किसी ने सोचा भी नहीं था, उस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। तो आखिरकार ये कौन है, बिल्कुल जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। बुलेटिन के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हमीरपुर संसदीय सीट से भी अब एक तरह से सहमति हाईकमान और प्रदेश कांग्रेस के बीच बन ही गई है। किसका नाम फिलहाल अभी तक माना जा रहा है, ये जानकारी भी आज हम आपको इसी बुलेटिन में देने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात करना चाहेंगे, कितने आईएएस बदले गए हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के टूर को लेकर भी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का टूर प्रोग्राम भी सामने आया है। अब चुनावी दौरे उनके कहां कहां रहने वाले हैं और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भी टूर प्रोग्राम सामने आ गया है। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि मौसम बड़ी सरदर्दी एक तरह से बन गया है लाहौल स्पीति के लोगों के लिए। देखिए, अभी मई का महीना शुरू हो गया है और जनवरी माह जैसी बर्फबारी वहां पर हो रही है, जिस वजह से स्थानीय लोग तो परेशान है ही हैं, लेकिन पर्यटक भी बहुत परेशान हुए और पिछले कल ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी पर्यटकों के लिए वहां शुरू करना पड़ा। पुलिस जवानों की ओर से हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन को बिल्कुल सफलता के साथ अंजाम दिया गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पर्यटक फंस गए थे। 6000 के करीब तादाद बताई जा रही है। ये अटल टनल से सोलंग नाला तक बर्फ में फंसे हुए थे और वहीं से फिर इन पर्यटकों को निकालने का काम पुलिस ने शुरू किया। तकरीबन ये 1000 से ज़्यादा वाहन बताए जा रहे हैं, जिन्हें कि सुरक्षित मनाली की तरफ निकाल लिया गया था। हालांकि टोटल जो यहाँ पर संख्या बताई जा रही है पर्यटकों की, वो 6000 के करीब भी है, क्योंकि बाकी क्षेत्रों में भी फंसे थे, लेकिन अधिकतर पर्यटक 6000 में से ऐसे हैं जो कि अटल टनल से सोलंग नाला तक की तरफ को फंसे हुए थे और बर्फबारी में काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे। हालांकि मनाली की तरफ फिर इनके वाहनों को निकाल दिया गया था। ऐसे ही हालात पूरे लाहौल स्पीति में बने हुए हैं, जगह जगह हिमस्खलन का खतरा है। हालांकि मनाली अटल टनल रोहतांग कोकसर मार्ग हिमस्खलन के चलते बंद हो गया है। चंद्रा घाटी में भी सड़कों के साथ दूरसंचार सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। ताज़ा बर्फबारी से ग्राफू, काजा, रोहतांग दर्रा और मनाली लेह मार्ग को खोलने का काम भी पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तो हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं। जनवरी माह जैसी बर्फबारी देखिए वहां पर अभी भी हो रही है और कल्पना से बाहर है, जहां गर्मियां इस मौसम में दस्तक दे दिया करती थी, बारिश बर्फबारी ही नहीं थम पा रही है। ऐसा ही हाल लाहौल स्पीति के पम्मू में भी रहा। हालांकि यहाँ पर पर्यटकों की संख्या कम थी, लेकिन ये 8 के तकरीबन लोग थे जो कि बुरी तरह से वहाँ फंस गए थे। पुलिस ने इन्हें भी रेस्क्यू किया। रात 12 बजे की ये पूरी जानकारी बताई जा रही है। इन 8 व्यक्तियों में कुछ एक व्यक्ति राजस्थान से थे, घुमारवी और बिलासपुर के पर्यटक भी इसमें बिल्कुल शामिल थे और स्पीति होम स्टे में फिर इन्हें लाया गया। हालांकि चुनौतीपूर्ण मौसम था, लेकिन इस बीच भी पुलिस जवानों के प्रयास बिल्कुल सफल रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो उनकी ओर से शुरू किया गया उसमें सफलता हासिल हुई और महज इन 8 पर्यटकों को लेकर ही नहीं, बल्कि इससे पहले जो 6000 के करीब पर्यटक थे, मनाली की तरफ जा रहे थे या फिर सोलंग नाला तक फंस गए थे, उन्हें निकालने का काम भी बखूबी यहाँ पर पुलिसकर्मियों की ओर से किया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़ी अगली जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये बात हम पीएचडी दाखिले से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि पीएचडी दाखिले के लिए नेट का एग्जाम करवाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इस बार सिंगल एजेंसी को ही ये दायित्व दिया गया है। नेट के आधार पर ही पीएचडी में दाखिला होगा। तकरीबन 137 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो कि पीएचडी की भरी जाएंगी, तो जिसे लेकर अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि पहले 16 जून को यहाँ ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन अब इसे 18 जून को आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम इसके साथ टकरा रहा था। इसी दिन यूपीएससी का एग्ज़ाम भी था, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। इस बार जो ये परीक्षा होने वाली है पीएचडी दाखिले के लिए, सीबीटी मोड के बजाय ओएमआर मोड पर ये होने वाली है। ये भी अपडेट सामने आई हैं। लोक सेवा आयोग की ओर से भी देखिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भर्ती होने वाली है। इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी हो गया है। स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ साथ ही एप्टीट्यूड परीक्षा का शेड्यूल भी यहाँ जारी हुआ है।
दरअसल ये जो परीक्षा है 9 जून को होने वाली है। 11 से 12 बजे के बीच होगी। 1 घंटे का समय रखा गया है। 10 बजे परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा और एडमिट कार्ड अभी वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। हालांकि एक बात और है, जो परीक्षा केंद्र अब तय कर लिए गए हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये भी साफ तौर से लोक सेवा आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है। तो ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन भर्ती से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। देखिए, इस बीच सोशल मीडिया पर एक और बड़ी चर्चा बनी हुई है। ये कोविशील्ड को लेकर हम बात करना चाहेंगे। जिस वक्त कोरोना महामारी चरम सीमा पर थी तो बिल्कुल टीकाकरण भी शुरू किया गया था ताकि लोगों को बचाया जा सके। हालांकि पूरे देश भर में ही 2 टीके लोगों की ओर से ज़रूर लगाए गए हैं। उसके बाद एक प्रिकॉशनरी डोज भी आई थी जो सभी लोगों ने नहीं भी लगाई। लेकिन इस बीच कोविशील्ड को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। एक तरह से चौंकाने वाली खबर हम ये कहना चाहेंगे। मशहूर दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन को लेकर चौंकाने वाली खबर ये है कि कोरोना की रोकथाम के लिए बनाई गई कंपनी की कोविशील्ड वैक्सीन को लगाने से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं जो इंसान के लिए जानलेवा है। ये खुलासा खुद कंपनी ने किया है और ये खुलासा करने के बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं बढ़ गई हैं। लोग परेशान हो रहे हैं और स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि माना ये भी जा रहा है कि जो ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है या फिर हार्ट अटैक जैसे मामले सामने आ रहे हैं वो कोविशील्ड की वजह से ही हुआ है। खैर, हार्ट अटैक तो देखिए पहले भी आते थे, लेकिन अब रोज़ाना हम ऐसे सैकड़ों मामले सुन लेते हैं कि नाचते नाचते या फिर चुपचाप बैठे बैठे ही किसी को हार्ट अटैक आ गया हो। और कई तरह की यहाँ जानकारियाँ ऐसी सामने आती है कि एक दिन में ही कई लोग अपनी इसमें जान गंवा रहे हैं। तो इसके बाद अब कई तरह के सवाल उठ गए हैं और अगर ऐसा था ही तो इस डोज को लगाने की अनुमति फिर भारत सरकार की ओर से क्यों दी गई, ये भी अब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि कंपनी ने खुद ही यहाँ पर इस बात को स्वीकार कर लिया है कि साइड इफेक्ट्स बिल्कुल कोविशील्ड के बाद हो सकते हैं। हालांकि कम चांसेस है साइड इफेक्ट्स को होने के, लेकिन है ज़रूर। लेकिन जिस प्रकार से अभी संख्या बढ़ती जा रही है हार्ट अटैक के मामलों की और दूसरी ओर ब्रेन स्ट्रोक की भी, तो अब लोग खुद को लेकर काफ़ी ज़्यादा सहमा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और ये तो होना ही था। कुछ एक बाहरी राज्यों से यहाँ पर डॉक्टर्स भी पहुँचे थे जिन्होंने इसके खिलाफ अपना विरोध भी जताया था और सभी राज्यों में जाकर वो यही विरोध जता रहे थे कि जो कोविशील्ड लगाई जा रही है ठीक नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसे डॉक्टर्स की या फिर ऐसे लोगों की किसी ने भी परवाह नहीं की जो खुद को एक तरह से समाजकर्ता भी उस वक्त कह रहे थे कि ये सेवा के भाव से केवल लोगों को जानकारी पहुंचाना चाह रहे हैं। इनकी बातों पर किसी ने गौर नहीं किया। सभी ने देखिए ये बिल्कुल डोज लगवाई है। इसके बाद एक प्रिकॉशनरी डोज भी आई थी, उसे लगवाने का काम भी बहुत सारे लोगों ने पूरे देश में किया। लेकिन अब जब इस तरह की जानकारी सामने आ रही है तो कई तरह के सवाल उस पर उठ रहे हैं और सबसे ज़्यादा वो लोग डरे हुए हैं जिन्हें पहले से ही हार्ट अटैक आने का खतरा है। क्योंकि जब भी हम अपना रूटीन चेकअप करवाते हैं तो इन सभी बातों की जानकारी हो जाती है मरीजों को। और ऐसे में अब जिनने कोविशील्ड लगाई है वो कई तरह के सवाल भारत सरकार से भी उठा रहे हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक कमेटी का गठन किया गया है। दरअसल फिर से वही मामला सामने आया है जहां ईआरपी सिस्टम पर सवाल उठाए गए हैं। ईआरपी सिस्टम पर एक दफ़ा सवाल इसलिए उठे हैं, एक दफ़ा फिर से ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि अंग्रेज़ी विषय में अधिकतर कॉलेजेस में छात्र फेल हो गए हैं। और अधिकतर छात्र इसमें कैसे फेल हो सकते हैं, अगर विशेष तौर से हम संजौली कॉलेज की बात करें तो वहाँ 17 में से 16 छात्र फेल बताए जा रहे हैं। हालांकि एबीवीपी छात्र संगठन की ओर से इसे लेकर बड़ा प्रदर्शन भी किया गया है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, जिसके बाद पूरे मामले में कमेटी का गठन कर लिया गया है। कमेटी में 3 सदस्य हैं। इसमें अंग्रेजी विभाग के विभाग अध्यक्ष है, पीजी प्रोग्रामर है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी हैं। अब ये कमेटी जांच करेगी, उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपने वाली है। और बार बार आखिरकार ये ईआरपी सिस्टम पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि सवाल इसलिए भी छात्र उठा रहे हैं। जब कॉलेज प्रशासन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की तो जानकारी ये भी सामने आई है कि जो सर्वर था उसमें कुछ खराबी आ गई थी जिस वजह से छात्र
फेल शो हो रहे हैं। पहले भी ऐसा ही हुआ था, अधिकतर छात्र फेल हो गए थे और कई प्रदर्शन हुए थे, इस नए सिस्टम पर सवाल उठाए गए थे और ईआरपी सिस्टम को बंद करने की मांग भी रखी गई थी। दूसरी बार फिर ऐसा ही हुआ है, अंग्रेजी विषय में कई छात्र फेल हो गए हैं, अधिकतर कॉलेजेस में छात्र फेल बताए जा रहे हैं और ये इसलिए हुआ है क्योंकि सर्वर में गड़बड़ी है, जिस वजह से छात्र फेल शो हो रहे हैं। तो इसमें किसकी गलती है? लाजमी सी बात है कि सिस्टम ऑपरेट करने वालों की ही अब इसमें गलती मानी जा रही है, लेकिन फिर भी कमेटी का गठन हुआ है और कमेटी का गठन होने के बाद जो भी रिपोर्ट तैयार होगी वो सौंपी जाएगी विश्वविद्यालय प्रशासन को। फिर देखना होगा इस बारे में क्या कुछ अब अगला एक्शन लिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कंसा चौक मैदान में आज थे। बल में दरअसल ये क्योंकि पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें दो बड़ी बातें इन्होंने कही है कि एक और तो मंत्री विक्रमादित्य सिंह दावा कर रहे हैं मंडी को सबसे बड़ा शहर बनाएंगे, लेकिन दूसरी ओर पिछले 15 महीनों में सबसे ज़्यादा विकासात्मक कार्य मंडी के ही रोके गए हैं, सभी प्रोजेक्ट्स मंडी में ही रोके गए। उस वक्त विक्रमादित्य सिंह ने कुछ नहीं किया, अब चुनावों का वक्त आया है तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नए नए दावे किए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि मुख्यमंत्री सुक्खू को अपना हिसाब ठीक करना चाहिए, उनके हिसाब में गड़बड़ी लग रही है क्योंकि एक और भाजपा है जहां विधायकों की संख्या 25 से बढ़कर 34 होने वाली है और कांग्रेस की संख्या 43 से कम होकर ये 34 हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री ने पहले ये दावा किया था कि 40 विधायक ऑलरेडी कांग्रेस के पास है और 3 निर्दलीय विधायक और उनके साथ जुड़ जाएंगे तो टोटल उनकी संख्या 43 हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ जो 6 उनके अपने विधायक भी थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद बागी उन्हें करार दिया गया और सदस्यता उनकी रद्द हो गई और जो 3 निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है और इसी पर दावा करते हुए अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपनी संख्या 25 से सीधी 34 बता रहे हैं। फिलहाल बार बार इस संख्या का जिक्र जरूर हो रहा है और ये भी दावा भाजपा कर रही है कि उनकी सरकार अब यहाँ बनने वाली है, लेकिन ये तो चुनावों के बाद ही पता चल पाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जो उपचुनाव हो रहे हैं वो इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह ने भी यहाँ बड़ा पलटवार नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर किया है और तो और खुद को आज उन्होंने जयराम ठाकुर का हितैषी भी बताया है। उनका ये कहना था कि लड़ाई केवल विक्रमादित्य सिंह की ही कंगना से नहीं है, बल्कि वो जयराम ठाकुर के लिए भी कंगना से लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं आने वाले समय में यही कंगना रनौत लंगड़ी फंसाएंगी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के लिए। बड़ी बात हम कहना चाहेंगे विक्रमादित्य सिंह की ओर से, जो पिछले कल हालांकि ये कही गई थी क्योंकि पिछले कल ही ये जनसभा संबोधित कर रहे थे सराज में, जहां इन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी। और दूसरी बड़ी बात इनकी ओर से ये भी कही गई है कि जो माया जाल नेता प्रतिपक्ष बुन रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, उचित नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी हद तक वो पहुंच रहे हैं, कम से कम उन्हें 2027 का इंतजार करना चाहिए था, उस वक्त उन्हें मौका मिल जाता अच्छे से मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन इस वक्त जो वो नीच स्तर का मायाजाल बुन रहे हैं, उन्हें कम से कम देवी देवताओं के प्रकोप से बचना चाहिए, क्योंकि सराज गए थे और सभी जानते हैं कि ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का गृह विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ ही ये बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं और खुद को उन्होंने हितैषी भी बताया है जयराम ठाकुर का। और ये बात भी बिल्कुल मानी है कि जो कंगना रनौत है वो आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के लिए भी रोड़ा बनने वाली है। हालांकि क्या कुछ सोचकर उन्होंने ये कहा, इस पर उन्होंने ब्रीफली कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन एक ये वाक्य उनकी ओर से जरूर कहा गया है। देखिए, स्कूल लेक्चरर न्यू के पदों के लिए भी स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है और लोक सेवा आयोग की ओर से इसे लेकर भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। न्यू कमर्स के लिए 12 जून को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसके साथ ही लेक्चरर समिति और सिद्धांता, लेक्चरर रोग निदान, लेक्चरर रसशास्त्र की परीक्षा 13 जून को होगी। लेक्चरर स्कूल न्यू मैथ के लिए 19 जून को परीक्षा होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से इसके लिए एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं और फ़ोन कॉल के ज़रिए भी हालांकि अभ्यर्थियों को ये सूचना दे दी गई है। ये भी लोक सेवा आयोग की ओर से जानकारी निकलकर सामने आई है। राज्य सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया है। ऐसा इसलिए करना पड़ा है क्योंकि उद्योग निदेशक राकेश कुमार प्रजापति, बिजली बोर्ड के एमडी हरिकेश मीणा और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा इलेक्शन ड्यूटी पर जा रहे हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से किए गए आदेशों में 2008 बैच के आईएएस और स्टडी लीव से लौटे आशीष सिंगमार पावर कॉरपोरेशन के एमडी का कार्यभार संभालेंगे। आबकारी एवं कराधान विभाग देख रहे यूनुस उद्योग विभाग के निदेशक का कार्यभार भी देखेंगे।
ऊर्जा में स्पेशल सेक्रेटरी अरिंदम चौधरी को राज्य बिजली बोर्ड का एमडी नियुक्त किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट देख रहे दुनीचंद राणा को ग्रामीण विकास और पंचायती राज के निदेशक पद का कार्यभार दिया गया है। हिम ऊर्जा के सीईओ शबकरण सिंह निदेशक ऊर्जा का अतिरिक्त कार्यभार देखने वाले हैं। तो ये जो आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें कि अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, उससे संबंधित जानकारी लेकर आए थे, क्योंकि इन पदों पर जो तैनात किए गए थे अभी चुनावी ड्यूटी के चलते वो अपना ये कार्यभार नहीं देख पाएंगे। बात अगर नए डीजीपी को लेकर भी करें, क्योंकि देखिए जो इससे पहले डीजीपी संजय कुंडू थे, आज उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है और पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से कई बड़े कार्यक्रम भी उनके सम्मान में रखे गए थे। लेकिन अटकलें अब ये लगाई जा रही हैं कि आखिरकार नए डीजीपी कौन होंगे या फिर राज्य सरकार की अगली पसंद कौन होने वाले हैं। हालांकि 3 बड़े अधिकारियों का पैनल भारत सरकार को भेज दिया गया है। अब नियुक्ति का इंतजार यहां पर करना होगा। नियुक्ति आदेशों का इंतजार हर किसी में बना हुआ है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, अतुल वर्मा और ओझा जी के नाम की यहां पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं अगर सीनियरिटी के हिसाब से हम बात करें। लेकिन फिर भी जिस किसी का नाम इस बीच निकलकर सामने आएगा, बिल्कुल जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी ये माना जा रहा है कि 3 से 4 दिन का वक्त इसमें और ज्यादा लग सकता है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अब फील्ड पर उतर गए हैं, क्योंकि चुनाव काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू आज नदौन हैं, अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में हैं, कल शिमला लौट आएंगे। उसके बाद मंडी संसदीय सीट पर विक्रमादित्य सिंह के साथ ये प्रचार प्रसार करेंगे, एक तरह से उनका सहयोग करने वाले हैं। सबसे पहले 2 और 3 मई को मुख्यमंत्री भरमौर, पांगी, करसोग और बंजार विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। फिर 4 और 5 के लिए भी इनका देखिए टूर फाइनल हो गया है। इस दिन मुख्यमंत्री नालागढ़, पौंटा साहिब, कसौली और हरिपुर धार में चुनावी सभाएं करने वाले हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी से लेकर किन्नौर तक का दौरा अभी कर आए हैं। आज उनके बल और दरंग में भी जनसभाएं थी और बल को लेकर तो हमने आपको अभी जानकारी भी दी, जो स्टेटमेंट्स उनकी ओर से वहां दी गई हैं। 1, 2 और 3 मई को जयराम ठाकुर अब शिमला संसदीय क्षेत्र में पन्ना प्रमुख सम्मेलन करेंगे। ठियोग, जुब्बल कोटखाई और रोडू विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर ये रहने वाले हैं। अब सबसे अहम खबर पर आएंगे कि कांग्रेस की टिकट्स कब तक तय कर ली जाएंगी। तो आज शाम तक बिल्कुल 2 लोकसभा सीटों को लेकर यहाँ प्रत्याशी तय कर लिए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिली है और बड़ी बात यह है, अगर हमीरपुर संसदीय सीट से जानकारी दें तो सतपाल रायजादा के नाम पर सहमति बन गई है। दूसरी ओर कांगड़ा संसदीय सीट से एक सरप्राइजिंग नाम यहां सामने आया है, क्योंकि पहले आशा कुमारी को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन बिल्कुल इससे विपरीत दूसरा नाम सामने आया है। ये पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। बिल्कुल बात हम आनंद शर्मा की यहां कर रहे हैं। हालांकि माना यह जा रहा है कि आनंद शर्मा ने भी इसे लेकर सहमति जता दी है और ये दोनों लोकसभा सीटों के प्रत्याशी आज शाम तक तय कर लिए जाएंगे। एक तरह से फाइनल इनका नाम होने वाला है। फाइनल लिस्ट यहाँ इन दोनों लोकसभा सीटों को लेकर सामने आ जाएगी। और तीसरी बात करना चाहेंगे उपचुनावों के प्रत्याशियों को लेकर। तो अभी क्योंकि 3 उपचुनावों की सीटों पर भी प्रत्याशी तय नहीं हो पाए हैं, थोड़ा सा इंतजार इसमें और करना होगा। धर्मशाला, लाहौल स्पीति और बड़सर में क्योंकि अभी तक कैंडिडेट कांग्रेस नहीं चुन पाई है, तो इसमें कुछ दिन और जरूर लग सकते हैं, लेकिन लोकसभा सीटों को लेकर आज शाम तक ही ये जानकारी सामने आएगी। कंगना रनौत को लेकर भी देखिए एक बड़ी खबर हम लेकर आए हैं, क्योंकि पहले जनसभाएं यहाँ कंगना रनौत की ओर से संबोधित की जा रही थी, लेकिन अब जनसंपर्क अभियान में ये भी जुट गई हैं। इससे पहले प्रतिभा सिंह की ओर से जनसंपर्क अभियान रामपुर विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे थे और किन्नौर के रिकांगपिओ में जनसभा को संबोधित करने के बाद अब यहां कंगना रनौत भी जनसंपर्क अभियान करने लगी हैं, यानी कि डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रही हैं, लोगों से अपने लिए वोट मांग रही हैं। और सबसे बड़ी बात आज ये भी हुई है कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र में सराहन में भीमा काली मंदिर भी ये माथा टेकने के लिए पहुंची थी। खास बात इसलिए है क्योंकि सभी जानते हैं वीरभद्र परिवार की आराध्य देवी भीमा काली हैं और आज यहीं अपना शीश नवाने के लिए कंगना रनौत भी गई थी। उन्होंने अपनी जीत को लेकर कामना की है। दूसरी ओर जनसंपर्क अभियान भी उनकी ओर से अब छेड़ दिया गया है। हालांकि 2 दिन ये रामपुर विधानसभा क्षेत्र में ही रहेंगी और दोनों दिन इनकी ओर से जनसंपर्क अभियान ही किया जाएगा, यानी कि डोर टू डोर जाकर ये लोगों से अपने लिए वोट मांगने वाली हैं।
भाजपा से जुड़ी एक और जानकारी आपको दे देते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और जो चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा हैं भाजपा के, उनका दौरा भी अब फाइनल हो गया है। दरअसल ये भी अब हिमाचल में ही डटे रहेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह हिमाचल दौरे पर 1 से 5 मई तक रहने वाले हैं और भाजपा के चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा 1 से 7 मई तक हिमाचल दौरे पर रहने वाले हैं। ये ठियोग, सुलह, नगरोटा, गगरेट, हरोली, ऊना और ज्वालामुखी में कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं और इसके बाद भी इनका दौरा यहां पर संभावित है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।